नमस्कार। सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन, नमन। मैं डॉक्टर विनीता कुमारी आज आपके सम्मुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय भाषाएं इस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सितंबर का महीना हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास मनाया जाता है और इस पूरे महीने में हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर उसके व्यवहारिक स्तर पर, उसके सैद्धांतिक स्तर पर भी बात की जाती है कि किस तरह से हम भाषाओं को, उनकी संस्कृति को संरक्षित करें, किस तरह से उनके प्रयोग को बढ़ाएं। ये मुख्य चिंता का विषय रहता है और सभी सरकारी कार्यालयों में भारतीय भाषाओं में ही, विशेष रूप से हिंदी में ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आज की चर्चा भी हम इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी वर्तमान में आई है, उसमें भारतीय भाषाओं के विषय में क्या चर्चा की गई है, उससे संबंधित क्या प्रावधान है और क्या सुझाव दिए गए हैं, इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आज की चर्चा करेंगे। किसी भी देश के, समाज की जो प्रगति है वे वहाँ के योग्य नागरिकों पर निर्भर करती है और नागरिकों की योग्यता शिक्षा पर निर्भर करती है। तो इसलिए शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से प्रत्येक राष्ट्र की सरकार विशेष रूप से ध्यान देती है। शिक्षा के सुधार में, संशोधन में निरंतर वे सजग और सचेत रहती है। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात अब तक 3 बार शिक्षा नीति बनी। जो सर्वप्रथम शिक्षा नीति थी वे 1968 में 1968 में बनाई गई। उससे पहले 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई, जिसने इस शिक्षा को लेकर के अपनी अनेक विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और उन सिफारिशों को आधार में रखते हुए 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए उस शिक्षा नीति में अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, एक मातृभाषा, एक राष्ट्रभाषा और तीसरी कोई अन्य भाषा, तो 3 भाषाओं का सूत्र माध्यमिक स्तर पर लागू किया गया, जिसमें अधिकांशतः हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और जो हिंदी इतर भाषी क्षेत्र थे उनमें वहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, इस तरह से माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया और शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रारंभिक अवस्था में था, उस समय शिक्षा एक अपने बीज रूप में प्रारंभ हो रही थी स्वतंत्रता के पश्चात, तो मुख्य लक्ष्य यही बुनियादी लक्ष्य थे। उसके पश्चात जैसे जैसे धीरे धीरे समाज शिक्षित होने लगा तो शिक्षा के क्षेत्र में और संशोधन की आवश्यकता हुई। तब दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जिसका निर्माण 1986 में 1986 में हुआ। उस समय लागू हो गई, पर बाद में उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता हुई और 1992 में 1992 में उस शिक्षा नीति में संशोधन परिवर्धन किया गया। उस शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो वहां समानता का अवसर प्रदान किया गया। शिक्षा में ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेद नहीं था, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, एक समान शिक्षा प्राप्त हो। तो ये शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया। स्त्रियों, अनुसूचित जाति, जनजातियों को भी समान रूप से
शैक्षिक अवसर प्रदान करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। और उस समय तो ये स्थिति थी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय ही नहीं थे, वृक्ष के नीचे बिठाकर पढ़ाया जाता था, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं ही नहीं थी। तो बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया, ताकि जो विद्यालय हैं उनको एक बुनियादी आवश्यकताएं, एक शिक्षक, एक ब्लैक बोर्ड, चौक और एक बैठने की सुविधाएं वह उपलब्ध हो। और फिर शिक्षा कैसे दूर दराज तक ग्रामीण क्षेत्रों में, उन जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचे जहां पर यातायात की सुविधा नहीं है, जहां पर विद्यालय नहीं है, जहां औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, तो वे विद्यार्थी इन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण योग्यता होते हुए भी पढ़ने से वंचित ना रह जाए। तो उनके लिए मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान प्रारंभ किया गया। और इसी समय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और पत्राचार विश्वविद्यालयों की विभिन्न राज्य स्तरों पर, केंद्रीय स्तरों पर स्थापना हुई और पाठ्यक्रमों का विस्तार हुआ। और इसी शिक्षा नीति में ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्राधान्यता दी गई। समय की मांग थी, तो इसलिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्राधान्यता दी गई। और अखिल भारतीय स्तर पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, एंट्रेंस एग्जाम्स रखे गए और AIEE, JEEE, SLEEE इनकी स्थापना की गई, जो इन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करते थे, ताकि योग्य छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके। मेडिकल की परीक्षा के लिए भी प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजन किया गया। तो इस तरह से प्रथम और द्वितीय, पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, दूसरी 1986 में बनी, जिसमें 1992 में आकर के कुछ सुधार हुए। तो इस तरह से शिक्षा नीति के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। शिक्षा में संशोधन के लिए प्रयास किए जा रहे थे। अब वर्तमान समय में जब विश्व को एक ग्राम के रूप में माना जा रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, जब सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, संचार माध्यमों का विस्तार हो रहा है और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नवीन खोजें हुई हैं, और जो शिक्षा प्रणाली प्राचीन समय से चली आ रही थी, वह अब उन नवीन खोज के अनुरूप, उन नवीन अनुसंधानों के अनुरूप या प्रौद्योगिकी विकास के अनुरूप वैश्विक स्तर पर योग्यता प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। तो इसलिए वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा नीति में परिवर्तन करने में, उसे संशोधित करने का एक प्रयास किया गया। और इसके लिए ये 1-2 दिन का कार्य, 2 महीने 4 महीने का कार्य नहीं था, एक पूरी विस्तार से योजना बनाई गई। उसके लिए विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव मांगे गए और इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने शिक्षा नीति को सुधारने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए, उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, उसको वर्तमान समाज से जोड़ने के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। और इस तरह से विभिन्न वर्गों द्वारा जो रचनात्मक सुझाव आए और जो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी हुई समिति थी, उनके जो सुझाव थे, उन सब को केंद्र में रखते हुए वर्तमान शिक्षा नीति का एक प्रारूप तैयार किया गया। और इस प्रारूप का क्या लक्ष्य, उसकी आवश्यकता क्यों थी, पहले तो हम इसकी बात करें। थोड़ा संकेत तो मैंने अभी आपसे किया ही है
कि जो पहली शिक्षा नीति चल रही थी, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। जिस तरह से वैश्विक परिदृश्यों में परिवर्तन आ रहा था, तो वर्तमान में ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वह शिक्षा व्यवस्था सक्षम नहीं हो पा रही थी। तो उसको वर्तमान के साथ जोड़ने के लिए, नित्य निरंतर हो रहे परिवर्तनों के साथ जोड़ने के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। केवल क्लर्क तैयार करना, केवल एक रटंत शिक्षा देना उद्देश्य नहीं था, केवल उनको डिग्री प्रदान करना उद्देश्य नहीं था। उनके व्यक्तित्व का विकास हो, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनमें गुणात्मक परिवर्तन आए, तो ये भी उसका एक आवश्यकता थी। और वर्तमान में शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाना एक बहुत बड़ी आवश्यकता, एक बहुत बड़ी समय की मांग थी। तो इसलिए भी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता थी। और वैश्विक स्तर पर अपनी अस्मिता को सुनिश्चित करना, यह भी उसका एक मूल उद्देश्य था। एक समय की आवश्यकता थी कि विश्व के स्तर पर यद्यपि हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा जो एक समृद्ध परंपरा रही है, परंतु इतने विदेशी आक्रमण होने के कारण, निरंतर उस पर आघात किए जाने के कारण, और फिर अंग्रेजी विदेशी शासन, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन आने के बाद जिस प्रकार से शिक्षा का पश्चिमीकरण किया गया, तो उससे हमारी जो प्राचीन परंपरा थी ज्ञान विज्ञान की, वह कहीं पीछे छूट गई थी। तो वैश्विक स्तर पर अपनी उस ज्ञान परंपरा को ला करके अपनी अस्मिता को सुनिश्चित करना भी एक आवश्यकता थी। और नित्य नवीन जो ज्ञान विज्ञान में शोध हो रहे हैं, भारत में नहीं विदेशों में विभिन्न जो शोध हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं, तो उनको शिक्षा के साथ जोड़ने की, समाज तक उसको पहुंचाने की आवश्यकता थी। और अनुसंधान को बढ़ावा देना एक मुख्य ये भी कारण था। तो ये समय की मांग थी, जिसके कारण जो शिक्षा नीति प्राचीन चल रही थी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रारूप तैयार किया गया। अब हम मित्रों बात करते हैं जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप बना है, उसके पीछे मूल लक्ष्य क्या था। तो उनके लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा लक्ष्य तो ये था कि एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का विकास किया जाए, जिससे राष्ट्र का विकास हो। तो समाज का विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। तो ये एक मुख्य लक्ष्य था। दूसरा इसका एक लक्ष्य था शिक्षा को सार्वभौम बनाना। सार्वभौम बनाने से अभिप्राय है कि भारत के किसी भी छोर में रह रहे, किसी भी गांव में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी रिमोट एरिया में भी रहने वाले सभी सुविधाओं से वंचित 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को एक मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मूल्य पर आधारित, वे अपनी परंपराओं को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, उसमें मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का विकास हो। तो शिक्षा कैसी हो? मूल्य पर आधारित हो। और कैसी हो? गुणवत्तापूर्ण, जो बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, उसका समग्र विकास करे और शैक्षिक अवसर सभी को उपलब्ध हो जाए, चाहे वे कहीं भी रहता है,
किसी भी पृष्ठभूमि का है, किन्हीं भी सुविधाओं से वंचित है, पर उस अंतिम जन तक शिक्षा को पहुंचाना, ये इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य रहा। भारत द्वारा 2015 में एक सतत विकास एजेंडा अपनाया गया था और उस एजेंडा के अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना, ये भी इस शिक्षा नीति का एक लक्ष्य रहा है कि 2030 तक सभी कहीं भी रहने वाले विद्यार्थी को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए, वे मिले। एक और इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना। होता क्या है कि कई बार बच्चे ने पढ़ना प्रारंभ किया, अभी वे विद्यालय में ही था, तो कुछ आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से या उसके अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वे अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया, उसको बीच में ही छोड़ना पड़ गया। स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा की भी बात करें तो अब वो बीच में छूट गई, उसका एक लंबा व्यवधान आ गया, पर आगे चल करके उसे लगा कि मैं अब मेरी स्थितियां अब सामान्य हो गई हैं और मैं आगे पढ़ सकता हूं, परंतु वर्तमान शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान नहीं था। तो अब ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, इसमें जीवन पर्यंत जब वे चाहे, जब उसको अवसर मिल जाए, वे शिक्षा को प्राप्त कर सके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ओर, चाहे वे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा है, चाहे वे उच्च स्तर पर या उच्चतम स्तर पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी आयु में वह शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। पिछली शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा थी, परंतु एक औपचारिक रूप से शिक्षा जीवन पर्यंत उपलब्ध कराने का उसमें प्रावधान नहीं था। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ये भी मुख्य लक्ष्य है। और प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान कर उसमें निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना, एक ये उद्देश्य है। हर बच्चे में कुछ योग्यता होती है, प्रतिभा होती है, तो उसके भीतर छुपी हुई जो प्रतिभा है वो बाहर कैसे आए, वो तब आएगी जब उसको शिक्षा का एक अवसर प्रदान किया जाएगा, जब शिक्षक उसके भीतर निहित उस क्षमता को बाहर लाएगा, समाज तक लाएगा, उसके अंदर एक विश्वास पैदा करेगा। और ये लक्ष्य इस शिक्षा नीति का है कि उस बच्चे को जिसके पास सुविधाएं नहीं है, जो स्कूल में नहीं जा सकता, उसको भी शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाए। जिस भी क्षेत्र में उसकी योग्यता है, संगीत में हो सकती है, शिल्प कलाओं में हो सकती है, चित्रकला में हो सकती है, किसी भी विषय में, तो उसके अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकालना। और 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप, अब भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के अनुलिए शिक्षा को एक समावेशी, समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति के रूप में विकसित करना भी लक्ष्य है। जो ये माना जाता है कि भारत पिछड़ों का देश है, भारत की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान के आवश्यकताओं को पूरी करने वाली नहीं है, तो ये जो शिक्षा के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, तो उस शिक्षा को ज्ञान आधारित एक जीवंत समाज के लिए एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की पहचान बने, विश्व में भारत की शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा व्यवस्था अपना एक परचम लहराए, ये भी इसका उद्देश्य रहा है, उसका एक लक्ष्य रहा है। जो प्रतिभा पलायन की एक स्थिति हो रही थी, वे प्रतिभा पलायन को, ब्रेन ड्रेन को रोका जाए और भारत में ही उन्हें सभी सुविधाएं और सुअवसर प्राप्त हो, तो ये भी इस शिक्षा नीति का एक मुख्य लक्ष्य रहा है। तो ये तो मित्रों हमने बात की जो शिक्षा नीति 2020 अभी आई है, जिसका भी प्रारूप तैयार हुआ है,
उसका उद्देश्य क्या था, का लक्ष्य क्या था, उसकी आवश्यकताएं क्या थी, किस लिए उस शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति में जो अभी तक चल रही है, उसमें क्या कमियां थी। कमियां तो हम नहीं कह सकते, पर समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन अनिवार्य होता है। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, तो पानी बहता रहे तभी वे निर्मल रहता है, तभी वे स्वच्छ रहता है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे विश्व में एक ज्ञान विज्ञान का विकास होता है, वैसे वैसे शिक्षा में भी परिवर्तन, संशोधन की मांग होती है। और केवल भारत में नहीं, विश्व के सभी देशों में समय समय पर अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन किया जाता रहा है। और प्रत्येक देश इसके मामले में विशेष रूप से सजग रहता है, सचेत रहता है, क्योंकि शिक्षा ही केवल शिक्षित करने का, केवल पढ़ाने का, केवल डिग्री प्रदान करने का ही एक उद्देश्य नहीं है। वहां के नागरिकों को समय के साथ साथ सक्षम बनाना, उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, समय के साथ उनको चलना सिखाना और अपने समाज और राष्ट्र को विकसित करना, ये भी एक उद्देश्य होता है। और इसीलिए भारत सरकार निरंतर इसमें शिक्षा नीति के लिए विभिन्न प्रकार से चिंतन भी करती रही है और उसमें परिवर्तन, परिवर्धन भी करती रही है। अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, अब इस शिक्षा नीति में भाषाओं को लेकर के विशेष रूप से चिंतन किया गया। भाषा के स्तर पर, क्योंकि आज जिस तरह से हम हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, भारत के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, पर अपने ही देश में अपनी ही भाषा को बोलने के लिए उसके लिए एक महीना या एक दिन रखा जाए, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ये एक देश के लिए सोचने की बात है। तो और फिर खाली हिंदी ही नहीं, अन्य जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, संविधान में जो 22 भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में की गई हैं, उन भाषाओं को किस तरह से संवर्धित किया जाए, उन भाषाओं को कैसे एक नई पहचान दी जाए, कैसे उन भाषाओं का प्रयोग बढ़े, समाज में उनकी भी एक पहचान बने और हिंदी और मातृभाषाएं मिल करके एक दूसरे की पूरक होकर के समाज और राष्ट्र के विकास में पूर्णतया सहयोगी बने, यह वर्तमान की मांग है। अपनी भाषा, हम एक विदेशी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की गुलाम ही ना बने रहे। वे जो 200 वर्षों तक निरंतर हम गुलामी की एक मनस्थिति से रहे, और अब वर्तमान में स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत जाने पर भी हम उस मानसिक गुलामी से निकल नहीं पाए हैं। एक 2% हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी की मानसिकता रखने वाले 98% हिंदी भाषियों के ऊपर हावी ना हो जाए। हमें अपनी भाषा के प्रति एक गौरव का भाव होना चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए। हम अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भाव से ग्रस्त ना हो, उसको लेकर के हमारे भीतर एक सम्मान का भाव, एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हो। ये एक मूल समय की मांग है और ये भारत की एक बहुत बड़ी इस समय की चुनौती भी है। और इस मांग को देखते हुए, इस चुनौती को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब प्रारूप बनाया जा रहा था, तो नीति निर्धारकों ने हिंदी और हिंदी से जुड़ी हुई हमारी जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी समान महत्व मिले।
तो शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, तभी शिक्षा नीति में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, तभी विद्यार्थी का समग्र विकास संभव है। तो इस दृष्टि से इस उद्देश्य को सामने रखते हुए शिक्षा नीति में वर्तमान जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, उसमें हिंदी को और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का एक प्रावधान रखा गया है कि विद्यालय स्तर पर जब बच्चा अपनी प्राथमिक कक्षाओं में आए, पहली क्लास से लेकर के और 5वीं से और 8वीं तक का, तो वे अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अगर वे केरल में रह रहा है तो मलयालम भाषा से पढ़े, अगर वे महाराष्ट्र में रह रहा है तो मराठी उसकी में पढ़े, या गुजरात में तो गुजराती, तो जो भी उसकी मातृभाषा है, जो भी उसकी भाषा है, उस भाषा को में वे अपनी शिक्षा प्राप्त करें। तो भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इसको किस तरह से सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा, उसकी आवश्यकता किस रूप में है, और उस भारतीय भाषाओं को लाने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है, इन सब बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे अगले अपने व्याख्यान में। अगला हमारा व्याख्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो वर्तमान 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसमें भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और उसके लिए सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय के साथ हम पुनः आपके साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।